नमस्कार दोस्तों, द एग्ज़ाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूपी पीसीएस 2019 के जियोग्राफी ऑप्शनल के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और अभी तक दोस्तों हम लोग पेपर 1 की जो क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और पेपर 2 यानी इंडियन ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज के जो क्वेश्चन है वो आपको पेपर 2 यानी इंडियन ज्योग्राफी से आप इस क्वेश्चन को रिलेट कर सकते हैं। तो आज का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का प्रश्न है दोस्तों, क्रिटिकली एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। भारत में हरित क्रांति के प्रभाव का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो यहाँ पे क्रिटिकली एग्जामिन करना है। देखो, एग्जामिन यहाँ पे करने का मतलब है परीक्षण करना। आपको परीक्षण का मतलब कुछ आपके पास स्टैंडर्ड्स आपको पास पैरामीटर होंगे, उस पैरामीटर से आपको मैचिंग करना है कि क्या गलत है क्या सही है। क्रिटिकली यहाँ पे दोनों पहलुओं को ध्यान देना है, एडवांटेज भी बताना है, डिसएडवांटेज भी बताना है, और ये टाइम के साथ कितना आप बोल सकते हो कितना सफल रहा हरित क्रांति, उसको यहाँ पे एग्जामिन करना है, उसके इम्पैक्ट को। तो दोस्तों 15 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को आप कैसे अटेम्प्ट करोगे। तो सबसे पहले दोस्तों इंट्रोडक्शन पार्ट में आप ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ दोगे कि ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया में कब स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, उसमें क्या क्या करते हैं ये ग्रीन रिवोल्यूशन में। तो यहाँ पे दोस्तों 1960 और 1970 के बीच में ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया में स्टार्ट हुआ था। ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट होने का मेन रीज़न था कि 1960s के दौरान जो क्रॉप का फेलियर हुआ था और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हो कि हम लोग फूड का इंपोर्ट करते थे, दूसरे देशों पर रिलाई ज़्यादा थे। तो क्रॉप का फेलियर होने से ग्रीन रिवोल्यूशन का इंडिया में स्टार्ट हुआ 1960 और 1970 के बीच में। इनका मेन उद्देश्य था कि फूड सिक्योरिटी को मैनेज करना, यानी कि जितना ज़रूरत हो हमारे पास फूड की, जितने इंडिया में रिक्वायरमेंट है उसको अपने यहाँ ही उगाना इसका मेन उद्देश्य था। और मतलब मान लो पॉपुलेशन के लिए जितनी चाहिए फूड उतना इंडिया में उगाया जाए, इसके लिए ग्रीन रिवोल्यूशन लाया गया। तो आप बोल सकते हो कि सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड प्रोडक्शन के लिए ग्रीन रिवोल्यूशन लाया गया। तो उसके लिए कौन कौन से पॉलिसी यहाँ पे अडॉप्ट किए गए थे। तो ग्रीन रिवोल्यूशन में आप देखोगे सब्सिडाइज फर्टिलाइज़र का यूज़ किया गया था, यानी जो फर्टिलाइज़र यूज कर रहे थे वो सब्सिडाइज बहुत ही कम दामों में गवर्नमेंट द्वारा दिए जाते थे। फिर हाई यील्डिंग वैरायटी का यूज़ किया जाता, जो सीड्स थे वो हाई यील्डिंग वैरायटी का यूज़ किया जाता था। उसके साथ साथ पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र और मेकिंगनाइज टूल यूज किया जाता था एग्रीकल्चर के लिए। फिर देखो ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन किया जाता था, यानी कि जहाँ पे ग्रीन रिवोल्यूशन लाया गया वहाँ पे आप बोल सकते हो वहाँ पे पानी चाहिए इरिगेशन के लिए, तो इरिगेशन के लिए ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन किया जाता था। फिर देखो मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाने लगा, मेनली राइस के लिए, वीट के लिए। फिर प्रोक्योरमेंट किए जाने, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, फूड ग्रेन्स के लिए प्रोक्योरमेंट किया जाने लगा। तो ग्रीन रिवोल्यूशन में आप देख सकते हो क्या क्या जो पॉलिसी अपनाया गया है। सबसे पहला पॉलिसी था कि फर्टिलाइज़र यूज जो करते थे किसान उसको सब्सिडाइज किया गया, और जो सीड यूज किया जाता था वो हाई यील्डिंग वैरायटी का था, HYV था, और ग्राउंड वाटर का यूज किया जाता था इरिगेशन के लिए। फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी दिया जाता था राइस और वीट के लिए। फिर जो फार्मर उगाते थे फसल को, जो उनका फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन होता था, गवर्नमेंट के द्वारा उसको प्रोक्योर किया जाता था और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में उसको लाया गया। तो ये सारे ग्रीन रिवोल्यूशन का ही पार्ट है। अब देख लेते हैं इसका क्या पॉजिटिव आउटकम आया ग्रीन रिवोल्यूशन का। ग्रीन रिवोल्यूशन में जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि इंडिया को सेल्फ सफिशिएंसी करना था फूड ग्रेन प्रोडक्शन में, और यहाँ पे फूड सिक्योरिटी लानी थी इंडिया में। तो उसके लिए कितना आप यहाँ पे परीक्षण करना है, एग्जामिन करना है, तो कितना हद तक सफल हुआ उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हंगर को तो हम एलिमिनेट कर पाए, क्योंकि अब ग्रीन रिवोल्यूशन के चलते इंडिया में इतना ज़्यादा फूड ग्रेन का प्रोडक्शन हुआ, जनरली वीट और पैडी का, कि हम इंपोर्ट न करके हम एक्सपोर्टर बन गए वीट और पैडीज़ का। और अभी देखोगे इंडिया में तो सेकेंड लार्जेस्ट चाइना के बाद इंडिया का ही नंबर आता है, जिसमें वीट और राइस का जो प्रोडक्शन होता है इंडिया में सेकेंड, आप बोल सकते हो वर्ल्ड में सेकेंड है इंडिया। तो ग्रीन रिवोल्यूशन की ये पॉजिटिव आउटकम आए। फिर देखो हम लोग इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बन गए
फूड ग्रेन प्रोडक्शन के लिए। तो ये सारे पॉजिटिव आउटकम आए, इसको पॉजिटिव साइड में आप देखोगे। लेकिन नेगेटिव साइड में यदि निरीक्षण किया जाए ग्रीन रिवॉल्यूशन के क्या क्या इम्पैक्ट आए इंडिया में, तो देखो पहले तो हम लोग यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि हंगर की प्रॉब्लम तो दूर किए गए, फूड सिक्योरिटी लाया गया है, लेकिन न्यूट्रिशन जो सिक्योरिटी है उसको हम अचीव नहीं कर पाए ग्रीन रिवॉल्यूशन के चलते या ग्रीन रिवॉल्यूशन के आने के बावजूद भी। देखो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी क्या है, अभी आप देखोगे तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो 2019 में इंडिया का जो स्थान था 102 था आउट ऑफ 117 कंट्रीज। तो इसमें आप देखोगे कि यहाँ पे हंगर नहीं है, यानी कि हम सेल्फ सफिशिएंसी फूड में हो गए, लेकिन फिर भी यहाँ पे न्यूट्रिशन सिक्योरिटी इंडिया में नहीं है। यहाँ पे जो बच्चे हैं उसमें स्टंटिंग का प्रॉब्लम है, वेस्टिंग का प्रॉब्लम है, और जो बैलेंस डाइट है वो नहीं मिल रहे हैं। तो उससे क्या होगी, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी यहाँ पे नहीं अचीव कर पाए इंडिया। तो यहाँ पे देख रहे हो हम हंगर को एलिमिनेट कर पाए, लेकिन जो एडुकेट एप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन चाहिए पूरे पॉपुलेशन के लिए वो हमें नहीं मिल पाया। इसके लिए आप देख सकते हो कि जो एमएसपी दिया जाता था राइस और वीट के कल्टीवेशन के लिए, तो देखो राइस और वीट तो हम लोग अच्छे से उगा लिए, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर लिए, लेकिन दाल की यहाँ पे जो एरियाज था कल्टीवेशन का वो कम हो गया, क्योंकि हम तो गेहूँ और सिर्फ धान उगाने में लग गए, दाल नहीं उगा रहे हैं क्योंकि एमएसपी उतनी मिल नहीं रही है। तो आप देखोगे जो मोर न्यूट्रिशन फूड थे जैसे मिलेट हो गया, पल्स हो गया, उनका जो एग्रीकल्चर जो क्रॉपिंग एरिया था वो रिड्यूस हो गया। रिड्यूस होने के चलते क्या हो गया, हमारे पास गेहूं और धान है लेकिन दाल नहीं है जो बहुत ज़्यादा न्यूट्रियस है, मिलेट नहीं है, उसकी वजह से क्या हो गया, हमें जो न्यूट्रिशन मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही है, बैलेंस डाइट नहीं मिल रही है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के चलते क्या होगा, हमें स्क्यू प्रोडक्शन हुआ, कुछ जो क्रॉप हैं उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगी, कुछ क्रॉप हैं उनकी प्रोडक्शन कम होने लगी। इससे हमें हंगर तो एलिमिनेट हो गए लेकिन न्यूट्रिशन सिक्योरिटी नहीं अचीव कर पाए। उसकी वजह से इंडिया की रैंक 102 है 117 कंट्रीज में, जो कि बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस है। साउथ एशिया में भी आप देखोगे इंडिया के रैंक जो है बॉटम पे है। तो पहला जो हम देख सकते हैं डिसएडवांटेज क्या है, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी हम अचीव नहीं कर पाए। फिर देखो दूसरा जो डिसएडवांटेज आप देख सकते हो सोशल कंसिक्वेंस और इकोनॉमिक कंसिक्वेंस क्या हुआ है। अब देखो सोशल कंसिक्वेंस की बात करें तो यहाँ पे जो रिच फार्मर थे वो और ज़्यादा रिचर हो गए, पुअर जो फार्मर थे और ज़्यादा पुअर हो गए। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा जो बेनिफिट हुआ वो किसको हुआ, मीडियम और लार्ज जो फार्मर थे उनको ही बेनिफिट हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशन का। वो क्या हुए, वही एबल कर पाए, उनके पास एबिलिटी थी कि जो हाइब्रिड जो सीड है, फर्टिलाइज़र है और एग्रीकल्चर इरिगेशन की जो फैसिलिटीज हैं वो उसको यूज कर पाए। वो सिर्फ क्या हुआ, मीडियम और जो बड़े फार्मर थे वही यूज कर पाए। जो मार्जिनल फार्मर थे, स्मॉल फार्मर थे, वो एफोर्ड नहीं कर पाए हाई कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर। तो उससे क्या हुआ कि जो पुअर फार्मर थे और ज़्यादा पुअर हो गए क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन का वो यूज नहीं कर पाए। तो यहाँ पे क्या देख सकते हैं, डिस्पैरिटी हो गई, फार्मर में डिवाइड हो गया, जो पुअर फार्मर थे और पुअर हो गए। फिर देखो इकोनॉमिक यदि कंसिक्वेंस की बात करें तो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का एक अलग ही यहाँ पे कॉन्सेप्ट हो गया, क्योंकि जो मार्जिनल फार्मर थे, स्मॉल फार्मर थे, सिर्फ अपने लिए वो क्रॉप उगा पाए, यानी कि जो उनके पास फील्ड्स थी वो इतना ही प्रोडक्शन कर पाते थे, इतना ही उगा पाते थे कि अपना ही फैमिली के पेट भर पाए, वो मार्केट के लिए नहीं उगाते थे। इसलिए उसको सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर बोला जाता है कि जो वहाँ पे प्रोडक्शन की जाती है फील्ड में वो मार्केट के लिए नहीं होती है, अपने फैमिली के लिए होती है, उसको बोलते हैं सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। फिर यहाँ पे देखो जैसा कि सोशल कंसिक्वेंस में आपको देखने को मिलेंगे इनइक्वालिटी अमॉन्ग फार्मर हो गए। फिर आप देखोगे फार्मर का डिस्ट्रेस भी यहाँ बढ़ गया, फार्मर का सुसाइडल है वो बढ़ गया। क्यों? क्योंकि जो मान लो कोई फार्मर है वो जो क्रॉप उगाता है वो मार्केट के लिए उगाने लगा, जैसे कैश क्रॉप का ज़्यादा यहाँ पे ग्रोइंग होने लगी, और जो मान लो पेट भरने के लिए जो खेती करता था अपना, जैसे पैडी की या वीट की कल्टीवेशन ना करके कैश क्रॉप जैसे मान लो शुगर केन हो गया और कॉटन के लिए खेती की जाती थी। तो उसके लिए क्या होगा, यदि मार्केट पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया फार्मर, यदि मार्केट में उसको प्राइस अच्छे से नहीं मिली है, तो जो हाई कॉस्ट उन्होंने इनपुट कास्ट जो लगाया हुआ है, सीड परचेज किया हुआ, फर्टिलाइज़र यूज़ किया है, यदि क्रॉप का फेलियर हो गया तो
क्या होती थी, हाई इनपुट तो लग गए लेकिन मार्केट में अच्छा प्राइस नहीं मिला, तो सोशल क्या, जो फार्मर का डिस्ट्रेस बढ़ जाता था, उससे क्या होती है फार्मर सुसाइड भी करने लगे। तो ये सोशल कंसिक्वेंस में आपको देखने मिलेंगे जो ग्रीन रिवोल्यूशन के चलते आया। फिर अदर जो इकोनॉमिक कंसिक्वेंस हैं वो आप देख सकते हो कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है, प्रोडक्टिविटी है, वो दिन प्रतिदिन घटती जा रही थी, क्योंकि यहाँ पे जो पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइज़र की यूज करने से जो प्रोडक्टिविटी थी लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा डिक्रीज करने लगी। तो इकोनॉमिक कंसिक्वेंस आप देख सकते हो यहाँ पे नेगेटिव होने लगी लॉन्ग रन में। फिर अगला जो ग्रीन रिवोल्यूशन का जो नेगेटिव पॉइंट है वो है रीजनल डिस्पैरिटी, यहाँ पे इंक्रीज हो गई। रीजनल डिस्पैरिटी का मतलब है ग्रीन रिवोल्यूशन आप देखोगे वेस्टर्न इंडिया और सदर्न इंडिया में अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाया, और नॉर्थ ईस्ट स्टेट और ईस्टर्न जो इंडियन थे, ईस्टर्न जो इंडिया का पार्ट था, वहाँ पे ग्रीन रिवोल्यूशन अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। इससे क्या हुआ कि वेस्टर्न इंडिया और सदर्न इंडिया ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी हो गए, क्योंकि ग्रीन रिवोल्यूशन का वहाँ पे अच्छे से इम्प्लीमेंट हुआ और ज़्यादा वो डेवलप हो गए वहाँ के फार्मर। लेकिन ईस्टर्न इंडिया का पार्ट और नॉर्थ ईस्ट स्टेट ग्रीन रिवोल्यूशन का उतना अच्छा फ़ायदा नहीं उठा पाया, उससे क्या हो गया वहाँ पे अंडर डेवलप्ड हो गए। तो यहाँ पे रीजनल डिस्पैरिटी को भी बढ़ावा दिया ग्रीन रिवोल्यूशन। फिर देखो इन्वायरमेंट की कंसिक्वेंस, अभी हम लोग डिस्कस किए कि सोशल कंसिक्वेंस, और हमारे पास ग्रीन रिवोल्यूशन का सोशल कंसिक्वेंस देखे, इकोनॉमिक कंसिक्वेंस भी देखे, रीजनल डिस्पैरिटी देखे, फिर न्यूट्रिशन सिक्योरिटी भी नहीं हासिल कर पाए। फिर देखो इन्वायरमेंट की बहुत ज़्यादा लॉस हुआ ग्रीन रिवोल्यूशन के चलते। देखो सुभाष जो पालेकर हैं, जो फादर ऑफ जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के फादर हैं, वो क्या बोलते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन क्या था, एक रिवोल्यूशन नहीं था, वो एक फ्रॉड था। वो फ्रॉड की गई थी अमेरिकन द्वारा इंडियन पे, या बोल सकते हो कि एक रिवोल्यूशन होकर फ्रॉड था। उससे क्या हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ इन्वायरमेंट का, पेस्टिसाइड जो यूज़ किए गए उससे इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ, और प्रोडक्टिविटी भी लॉस की गई, और डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल भी हुआ, डिस्ट्रक्शन ऑफ वाटर की जो क्वालिटी थी वो भी रिड्यूस कर गई, एयर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, वेजिटेशन का लॉस हुआ, और ओवरऑल ह्यूमन हेल्थ का भी लॉस हुआ। उससे डायबिटीज़, या बोल सकते हो कि यहाँ पे जितनी न्यूट्रिशन मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही है, बैलेंस डाइट नहीं मिलने लगी। उसकी वजह से आप देखो इन्वायरमेंट का, प्रोडक्टिविटी का, सब जगह लॉस हुआ ग्रीन रिवोल्यूशन के चलते। तो ग्रीन रिवोल्यूशन एक फ्रॉड था, न कि रिवोल्यूशन, ऐसा सुभाष पालेकर बोलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो इकोनॉमिक कंसिक्वेंस बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है ग्रीन रिवोल्यूशन के चलते। तो यदि आप सारे व्यूज़ को एनालिसिस आप करोगे तो आपको ये मिलेगा कि जो ग्रीन रिवोल्यूशन था वो शॉर्ट टर्म में रिलीफ मिले, क्योंकि आप देखोगे कि वेस्टर्न जो इंडिया है, पंजाब और हरियाणा के रीजन, वहाँ की सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है बहुत ही ज़्यादा कम हो गई, और ग्राउंड वाटर वहाँ देखोगे बहुत ज़्यादा नीचे चला गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन हो रहा था। तो उसकी वजह से ग्राउंड वाटर भी डिप्लीट हो गई, सॉइल की प्रोडक्टिविटी कम हो गई, और सोशल जो डिस्ट्रेस था, रीजनल जो डिस्पैरिटी थी, फार्मर का डिस्ट्रेस था वो भी बढ़ने गया, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी नहीं मिली, सिर्फ हंगर का प्रॉब्लम दूर हुआ। उससे क्या हुआ कि जो सिर्फ कुछ क्रॉप ज़्यादा उगाए गए। तो ओवरऑल आप एनालिसिस करोगे तो शॉर्ट टर्म में सिर्फ बेनिफिट हुआ ग्रीन रिवोल्यूशन का, लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ, इन्वायरमेंट से लेकर ह्यूमन हेल्थ से, सॉइल का, एयर क्वालिटी का, सब कुछ लॉस हुआ ग्रीन रिवोल्यूशन के कारण। तो आप देख सकते हो, इसको आप अच्छे से जो आपको अच्छा लगा, जिस व्यूज़ को आप ज़्यादा दिखाना चाहते हो उसको आप यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही व्यूज़ को यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही दोस्तों। आई होप इस वीडियो देखने के बाद ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में जो इम्पैक्ट था पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को यहाँ पे अच्छे से हम लोग एनालिसिस किए हैं, और आप क्वेश्चन इसको आंसर देने के टाइम पे अच्छे से आप आंसर को लिख पाओगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लग रहा, हम लोग कैसे एनालिसिस कर रहे हैं इसको। यदि इस प्रश्न में कोई पॉइंट को आप ऐड करना चाहते हो या कोई रिमूव करना चाहते हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।